हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस मैराथन क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपीडेट के प्रथम वर्ष का विषय पाठचर्या में सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी का एकीकरण यानी आईसीटी जिसे कहते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। यह हमारा विषय पाठचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। इस विषय के सभी इकाइयों को, सभी यूनिट्स को हम इस एक मैराथन क्लास में कवर करने वाले हैं। इस एक क्लास को, इस एक वीडियो लेक्चर को देखकर आपका ये पूरा विषय क्वालिफाई हो जाएगा निश्चित तौर पर 100%। जी हाँ, इसमें हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो डेट की पूर्व परीक्षा में पूछे हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही गेस है, यही बहुत आने की इनकी संभावना है, उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि आने वाले विषयों की भी मैराथन क्लास आपको जरूर दिखे और परीक्षा से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 1 जिसका नाम है स्कूली शिक्षा, स्कूल शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी का आधार। यानी कि जो स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल की शिक्षा होती है उसमें जो सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी आईटी टेक्नोलॉजी से कहते हैं, आईसीटी यानी कि इंटीग्रेटेड, या आप कह सकते हो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है उसका बेस क्या होता है, उसका आधार क्या होता है। ठीक, इस एक इकाई पर कुल अंक आवंटित है 15, टोटल 15 मार्क्स अलॉटेड है इस एक इकाई पर। जी हाँ, इस एक इकाई को पढ़कर, पहली इकाई यूनिट 1 को पढ़कर आप 15 अंक हासिल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो सीधा बढ़ते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। लेकिन उससे पहले बता देना चाहूंगा कि अगर आप एमपी टीटेट अपना वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, ये सब तैयारी करना चाहते हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो आपकी इसकी तैयारी के लिए हमने दूसरा चैनल जो हमारा है स्टडी क्लास सीटेट एंड एमपीटेट, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी हम तुरंत वहां पर पात्रता परीक्षा की, तुरंत वहां पर सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे दूसरे चैनल की लिंक है, लिंक से आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको, या फिर आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करके भी स्टडी क्लास एमपीटेट सर्च कर दिएगा, आ जाएगा, वो भी सब्सक्राइब करके रख दो। क्योंकि जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी हम वहां पे शिक्षक पात्रता परीक्षा की, सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे। तो चलिए बात करें, सबसे पहला प्रश्न यहां पर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, यानी कंप्यूटर का टाइप्स, व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट आर इट्स टाइप्स, है ना, कंप्यूटर होता क्या है और इसके प्रकार क्या होते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, इसके शब्द है, जो कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब ये होता है गणना करना। ठीक है, ये अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया, इसका अर्थ है संगणना करना यानी कि कैलकुलेशंस करना। ठीक है, कंप्यूटर के अगर प्रकार की बात करें, ठीक, कंप्यूटर के प्रकार की तो मुख्य फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिड कम्युनिकेटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रकार है। दीज आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक संगणक यंत्र है, यानी गणना करने वाला, संगणना करने वाला यंत्र है, जो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया, जिसका मतलब ही होता है संगणना करना। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर क्या है। अब उसके प्रकार मैंने बता ही दिए, है ना, मुख्य कंप्यूटर फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिड कंप्यूटर और आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, ये हो गए कंप्यूटर के प्रकार। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, ना, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कहते किसे हैं। तो भाई अनेक अनेक टाइप के जो नेटवर्क्स होते हैं, ये इन सब नेटवर्क्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें किसी ना किसी प्रकार के, आप कह सकते हो, संचार माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, तो इंटरनेट है क्या, विभिन्न प्रकार के अनेक नेटवर्कों का समूह, जिसमें सभी नेटवर्क किसी न किसी प्रकार से तथा किसी न किसी संचार माध्यम से आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक नेटवर्क पर उपस्थित कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क पर उपस्थित पर सब जानकारी भेज सकता है ना, उस कंप्यूटर के साथ जुड़ा रहता है, संपर्क स्थापित कर सकता है। डेटा का आदान, डेटा मतलब क्या होता है, जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, वॉइस मैसेज, कुछ भी हो सकता है, पिक्चर, फोटो, डेटा का आदान प्रदान करता है, इसे इंटरनेट कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे इसे, इंटरनेट कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया, इंटरनेट कहते किसे, इंटरनेट क्या है, तो भाई यही इंटरनेट है जिसमें डेटा का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल को देखिए। अगला सवाल है, सूचना तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। सूचना तकनीकी यानी आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे कहते हैं ना, आईटी, है ना। सूचना तकनीकी का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए, मीनिंग और इसकी डेफिनेशन कह सकते हो। तो अगर हम बात करें सूचना तकनीकी की, तो ये एक साइंस है, एक्चुअल में ये एक साइंस है, ये एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसी तकनीक, ऐसा विज्ञान और तकनीक ज्ञान है जिसमें भाई, जिसकी सहायता की हेल्प से आप, इसके मदद से आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसमें आप सूचनाओं का संग्रह, सुरक्षित, नियंत्रित, सुधार, परिकलन, संप्रेषित किया हो सकता है। यानी कि आईटी की मदद से, यानी सूचना तकनीकी की मदद से आप क्या कर सकते हो, जानकारी,
है ना, डेटा को संग्रहित कर सकते हो, दूसरे को भेज सकते हो, उसे सुधार कर सकते हो, बदल सकते हो, ये सब आप कर सकते हो आईटी से, सूचना तकनीकी से। ठीक है, फिर यहां पर भाई यूनेस्को ने इसकी परिभाषा दे रखी है। यूनेस्को के अनुसार इसकी आईटी की परिभाषा क्या है? तो भाई सूचनाओं के प्रयोग और परिकलन में प्रयुक्त वैज्ञानिक तकनीक, अभियांत्रिक अनुशासनात्मक प्रबंधन, तकनीकी का उपयोग संगणक तथा यंत्रों के साथ तथा अन्य संबंध आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सामग्रियों के साथ अंतःक्रिया। अब इसका मतलब क्या? यूनेस्को ने क्या क्या एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कि भाई सूचनाओं के प्रयोग करना, इंफॉर्मेशन का यूज करना, प्रयोग करना, और परिकलन में प्रयुक्त, और जिसमें उस प्रक्रिया में जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यानी कि आप कह सकते हो वैज्ञानिक तकनीक जो उसमें प्रयुक्त होगी, इस्तेमाल होगी, अभियांत्रिक या इंजीनियरिंग जो इसमें होगा, है ना, अभियांत्रिक यानी इसमें इंजीनियरिंग अनुशासन जो होगा, प्रबंधन तकनीकी मैनेजमेंट जो होगा, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें इसमें लगेंगी, इनकी मदद से सूचनाओं का आदान प्रदान, है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, हर चीजों का आपस में प्रयोग करना, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, ये सब क्या कहलाता है? यही हमारा सूचना तकनीकी कहलाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के अनुसार परिभाषा है, नॉर्मल परिभाषा ये है जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल, एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड क्या है ना, अभी सबके पास ऑलमोस्ट एंड्रॉइड फोन होता है। ठीक है, सभी के पास एंड्रॉइड फोन होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एंड्रॉइड है क्या? एंड्रॉइड क्या है? एक तरीका, एक सिस्टम है। देखो, हर फोन को, किसी कंप्यूटर को, किसी फोन को चलाने का एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड भी एक सिस्टम है जो फोन को चलाता है। अब एप्पल का अपना देखते हो, आईफोन जो होता है एप्पल का, उसका सिस्टम एंड्रॉइड नहीं होता, उसका अलग सिस्टम होता है। ठीक है, आप कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर काय पे चलते हैं? एंड्रॉइड पे नहीं चलते, कंप्यूटर चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे, आप देखोगे विंडोज पर चलते हैं। तो हर कंप्यूटर को, हर एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल डिवाइस है जिसमें सूचनाएं होती है, जैसे कि अपना फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, इन सब में ना एक सिस्टम लगा होता है। इन सब में क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो इसको चलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एंड्रॉइड कहते हैं। एंड्रॉइड भी एक इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एंड्रॉइड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मोबाइल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था। इसमें फोन के सारे फंक्शंस और एप्लीकेशन को आसानी से लाया जा सकता है। एंड्रॉइड जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने भी फोन के एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, एप्स होते हैं, ठीक है, उन सबको आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, जो कुछ भी फोन के डिस्प्ले में देखते हैं या स्क्रीन पर फोन पे जितना भी देखते हैं, वैसे ये पैनल की बात करो ना बोर्ड की, ये भी एंड्रॉइड है, ये भी एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 तक है। इसको अपडेट किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। तो ये जो स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये भी एंड्रॉइड पे काम करता है। इससे देखना, एंड्रॉइड की तरह हम ऐसा जूम कर सकते हैं, ये ऐसा जूम हो जाता है एंड्रॉइड की तरह, है ना, जूम इन कर लेते हैं जैसे मोबाइल में होता है, बिल्कुल वैसे ही, है ना, ऐसा हम पलट लेते हैं, पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। तो वो सारी चीजें, इसमें भी यूट्यूब चल सकता है, इसमें भी गूगल क्रोम चलता है। कई बार मैंने वीडियोस बनाए भी हैं गूगल क्रोम वाले, जहां पर हम एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर गए हैं, यहाँ यूट्यूब भी चलता है ना, बहुत सारे ऐप्स यहाँ पर चल जाते हैं, यानी पूरी तरह से भी एंड्रॉइड है। ठीक है, जो कुछ भी फोन के डिस्प्ले में देखते हैं वे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही भाग हैं। ठीक है, जब भी आप कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पाते हैं तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस प्रोसेस करता है। यानी किसी ने कोई सूचना भेजी तो हमारे फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही उस सूचना को ग्रहण करेगा, वही हासिल करेगा, हम तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपके सामने पढ़ने योग्य फॉर्मेट में पेश करता है। अगर कोई वहां से फोटो भेजता है, आपको क्या लगता है मोबाइल से फोटो आती है? नहीं, वो फोटो को कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे डेटा में, फिर वो डेटा जब हमारे तक आता है हमारे फोन में, तब उसको हम क्या में कनेक्ट, फिर से वापस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से फोटो में बदल देता है। यानी मैंने यहां से फोटो भेजी, वो फोटो एक पिक्चर थी, वो बन गई 0101 ऐसा डेटा में गया। ठीक है, कोड में गया, वो इंटरनेट के टावर से, मोबाइल के टावर से, फिर जब फोन में जुड़ा तो फोन में वापस 0101 से उसको कोड को रिवर्स करके वापस से इसको क्या बना लेते, डिकोड करके फोटो बना लेते, इमेज बना लेते, तो हमको दिखाई देती है ना, कि यहां से अगर मैं कुछ भेजूंगा इसमें मेरे फोन से, तो इसमें भाई फोन से जो भेजा जाएगा वही जाएगा, पर मैं भेजूंगा यहां से तो बदल कर भेजेगा, और ये रिसीव करेगा तो वापस से बदल के रिसीव करेगा, यानी यहां से बदला और फिर उसने डबल बदल लिया तो पहले जैसा हो गया, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, यही सब क्या है, हमारा एंड्रॉइड है। बस एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सभी फंक्शंस कार्य करते हैं मोबाइल के। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रणाली के कितने अंग होते हैं? जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके कितने अंग होते हैं ना, कितने अंग होते हैं जिस पर वो काम करता है। तो कंप्यूटर प्रणाली की बात करें, जो भी फंक्शन, जो क्रियाएं होती हैं उसकी बात करें, तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, स्किनवेयर और लाइववेयर, ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर प्रणाली की तकनीकें हैं। इन्हीं प्रणालियों, इन्हीं सिस्टम पर, इन्हीं भागों पर काम करता है कंप्यूटर जो है ना, यही होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, फर्मवेयर होता है, स्किनवेयर होता है और लाइववेयर होता है। ये सब कंप्यूटर प्रणाली के क्या है? ये सब उसके अंग है, उसके भाग है कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली के। क्लियर?
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? स्थापना नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो होता है लैपटॉप में जो आप देखते हो ना विंडोज, ठीक है, लैपटॉप में होता है ऐसे 4 बक्स से बने होते हैं ऐसा विंडोज का सिंबल। तो ये जो विंडोज का सिंबल है यानी तो माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो है, ठीक है, जिसकी स्थापना शायद बिल गेट्स ने की थी माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, जरूरत क्यों पड़ी थी? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की आवश्यकता औसत रूप से विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 से लेके 34% और विंडोज 98 से 27% ज्यादा तेज है। यानी विंडोज का अलग अलग आप कह सकते हो, जैसे एंड्रॉइड वर्जन होता है, जैसे एंड्रॉइड वर्जन 11, एंड्रॉइड वर्जन 12, तो वो एंड्रॉइड 12 एंड्रॉइड 11 से फास्ट है, फिर एंड्रॉइड 39 और 12 वाले से भी फास्ट है। तो विंडोज जो होता है ना वो अपनी रफ्तार को सुधारते और अच्छे से काम करते। जैसे हमने कंप्यूटर पे क्लिक किया तो तुरंत वो चीज ओपन हो जाती है। कई बार पुराने जो कंप्यूटर होते हैं जिसमें पुराना सिस्टम चलता है उसमें क्लिक करने पर थोड़ा समय लगता है, तब वो हमारे सामने पेज ओपन होता है। पर नए कंप्यूटर्स में क्या होता है, उसमें नया सिस्टम है, नया विंडोज फॉर्मेट है, तो उसमें फट से ओपन हो जाता है। तो जैसे जैसे जमाना एडवांस हो रहा है वैसे वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्ट्रांग हो रहे हैं, तो उससे वो और तेज काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं बिना लैग के, बिना देरी के, है ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है वो सब साधनों को, उसमें जितने भी एप्स हैं, उसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इन सब को प्रबंधन करना, इन सब को रन करना, चलाना, ठीक है ना, यही है। तो विंडोज, अब यहाँ पर उदाहरण दिया कि विंडोज एक्सपी का औसत एप्लीकेशन शुरू करने का समय विंडोज 98 से 25% क्या है भाई, ज्यादा तेज है, उससे ज्यादा तेज है, ठीक है, उससे ज्यादा फास्ट है। अब ये जो मैं आप देख रहा हूँ, देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पर आपका फोन देखना फट हो जाता है। अगर यही बोर्ड का मैं और एडवांस वर्जन खरीद लूं, या पर नया बोर्ड लगा दूं, तो अब ये जैसे पीछे पीछे हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, ये नहीं होगा, और तेज होगा और फास्ट होगा और अच्छे से हो जाएगा, समझ आया, जैसे जैसे बढ़ेगा वो। नेक्स्ट अगला सवाल, संप्रेषण प्रक्रिया की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो संप्रेषण यानी कि बातचीत होती है ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख कीजिए, बतलाइए कि प्रक्रिया होती कैसे। तो संप्रेषण प्रक्रिया की अगर हम विशेषताओं की बात करें, खासियतों की, तो देखिए नंबर 1, संप्रेषण जो होता है वो एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, एक दूसरे से संबंधित बातचीत। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं कुछ बोल रहा हूं वो कुछ बोलेगा, या मैं कुछ बोलूंगा वो सुनेगा, वो कुछ बोलेगा मैं सुनूंगा। तो संप्रेषण जो क्या है, वो आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, ठीक। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो संप्रेषण करता है, जो संप्रेषण सुनता है, ऐसा कुछ, एक संदेश भेजने वाला और दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला, दो लोग शामिल होंगे। इसमें दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। मैंने संदेश भेज दिया, सामने वाले का इंटरनेट ही नहीं है, सामने वाला जो है सुन ही नहीं रहा है, तो नहीं, संप्रेषण दो तरफा होता है, ठीक है, एक तरफा नहीं, इसमें दोनों शामिल होते हैं, भेजने वाला भी ग्रहण करने वाला भी, दोनों पक्षों का सक्रिय होना आवश्यक है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। कैसी, गति वाली प्रक्रिया है ना, गत्यात्मक है। इसमें शिष्टता और नम्रता का प्रयोग आवश्यक है। जब संप्रेषण करेंगे यानी कम्युनिकेशन, बातचीत करेंगे, तो बहुत ही नम्र तरीके से, बहुत ही शिष्ट तरीके से, रिस्पेक्टफुली हम संप्रेषण बातचीत करेंगे। क्लियर है, ये सब संप्रेषण की क्या है, खासियतें हैं, विशेषता है। संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि आप कह सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं ना, तो उसकी खासियतें हैं, उसका स्पेशलिटी है, विशेषताएं हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगली इकाई देखिए, यूनिट 2, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी यानी आईटी टेक्नोलॉजी होती है ना, जो आईसीटी यानी इंटरनेट या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो भी इस टेक्नोलॉजी सूचना पर आधारित, इस चीज पर आधारित जो शिक्षण अधिगम यानी पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ना लिखना इसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से, है ना, कंप्यूटर की मदद से, उसकी प्रोसेस क्या है, उस प्रक्रिया की बात करेंगे। तो इस इकाई 2 पर कुल अंक आवंटित है 15, टोटल मार्क्स अलॉटेड है 15। यानी इस इकाई 2 को पढ़कर आप कितने अंक हासिल कर सकते हो, कुल 15 अंक हासिल कर सकते हो। तो इस इकाई की बात करते हैं, चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के महत्व को बतलाइए। शिक्षा में, एजुकेशन में जो आईसीटी है यानी जो नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका महत्व क्या है, इंटरनेट से क्या फायदा हुआ है, आप कह सकते हो पढ़ाई लिखाई में, है ना, एजुकेशन में। तो भाई सूचना संप्रेषण तकनीकी निम्नलिखित माध्यम से शिक्षा का प्रसार करती है, उसे बढ़ाती है। कैसे? नंबर 1, स्मार्ट क्लासेस। आज इंटरनेट की मदद से स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं किसकी मदद से, इंटरनेट यानी आईसीटी यानी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के वजह से ही मैं आपको ऑनलाइन क्लास दे पा रहा हूं और आप पढ़ पा रहे हैं। दूसरा, प्रोजेक्टर के माध्यम से, प्रोजेक्टर होता है ना, देखना ऐसे लाइट निकलता है, बोर्ड पे लगा होता है, व्हाइट स्क्रीन होती है, व्हाइट बोर्ड, उसके ऊपर पूरा फोटो छपता है, वीडियो चलता है। ठीक। तीसरा, शैक्षिक वीडियो मॉडल द्वारा, एजुकेशनल जो वीडियो होते हैं, जो मॉडल होते हैं, उसके द्वारा भी सिखाया जा सकता है। और क्या, ऑनलाइन क्लब, लाइब्रेरी व ई म्यूजियम के माध्यम से भी, जो ऑनलाइन क्लब चलते हैं, जो लाइब्रेरी होती है, ऑनलाइन क्लब मतलब अब यूट्यूब चैनल को बोल सकते हो, कोई वेबसाइट, कोई पेज बोल सकते हो, एप्लीकेशन भी आजकल देख लो, ऐप भी क्या होता है, ऑनलाइन ही है। ई म्यूजियम
भाई ई म्यूजियम में क्या होता है, बहुत सारी ई बुक्स किताबें होती है ढेर सारी पीडीएफ फॉर्मेट में। इन सब के माध्यम से ना हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी बनी है सूचना के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। सूचना तकनीक क्या है? ठीक है, सूचना तकनीकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्या है? आईटी सेक्टर नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले है ना, उनकी बात। आईटी क्या है? तो आईटी अगर इसके वर्ड के मीनिंग पर जाए, सूचना तकनीक, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो भाई सूचना तकनीकी एक ऐसा तकनीकी ज्ञान है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, सूचनाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं। सूचनाओं को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। सूचनाओं में सुधार किया जाता है, सूचनाओं का परिकलन दिया जाता है, फिर सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है, यानी सूचना दूसरे तक पहुंचाई जाएगी, सूचना भाई स्टोर की जाएगी, सूचना सुरक्षित, संरक्षित, सेफ रखी जाएगी, सूचना को कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा, सूचना को सुधारा जाएगा। सूचना में जो जो हो सकता है ना सब लिख दो, सुधार करना, संग्रहित करना, भाई उसे भेजना, उसे नियंत्रित करना, सुरक्षित रखना, उसे संप्रेषित करना, उसका संग्रह करना, ये सब शामिल है। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल, वर्चुअल लैब, आभासी प्रयोगशाला का अर्थ क्या है? वर्चुअल लैब क्या? वर्चुअल मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करे रियल लाइफ में, जो उसे छू के नहीं देख सके, वर्चुअल लैब हमारे सामने ना हो, इंटरनेट पर मौजूद हो लैब, है ना, तो वर्चुअल लैब है क्या? तो वर्चुअल लैब यानी कि आभासी प्रयोगशाला का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? अगर हम बात करें आभासी प्रयोगशाला यानी वर्चुअल लैब की, तो भाई ये कृत्रिम प्रयोगों के निर्माण से तथा संचालन हेतु एक पारस्परिक वातावरण है, अर्थात प्रयोगों, प्रशिक्षण हेतु एक खेल का मैदान। ठीक है, कोई रिसर्च करना हो, कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, ऐसा करने के लिए जो प्रयोगशाला बनी है, कृत्रिम है, ये बनावटी है, बनाया गया इंसान ने अपने हिसाब से बनाया है ना, ऐसे प्रयोगशाला को हम क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल लैब बोलते हैं। यह डोमेन निर्भर अनुकरण कार्यक्रम प्रायोगिक इकाइयों को शामिल करती है। इसमें जैसे आप जिस प्रकार की प्रयोगशाला, बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, फिजिक्स, भौतिकी की, केमिस्ट्री की, है ना, कोई भी होगा, रसायन शास्त्र की, इन सबका प्रयोगशाला अपना अलग अलग होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। भाई इसमें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, इसमें आपको उस विषय से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित सारा सूचना, सारा ज्ञान, सारी बातें आपको उस विषय से संबंधित ही रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। आपको मशीन, उपकरण, डिवाइसेस भी वैसे ही मिलेंगे। ठीक, अगला देखिए, विभिन्न वेब ब्राउजर पर टिप्पणी लिखिए। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, अलग अलग वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर क्या है? जिस पेज पर आप इंटरनेट चलाते हैं, जैसे गूगल एक वेब ब्राउजर है, वहां पर आप जाके कुछ भी सर्च करते हो। ठीक है, तो है क्या, आपने क्रोम सुना है, गूगल क्रोम? ठीक है ना, क्रोम पर ही तो कोई भी आप फाइल, जैसे मान लो गूगल क्रोम पर जाते हैं, जैसे मैं गूगल क्रोम पे ओपन करता हूं तो वहां पर मैं क्या डालता हूं, mpbsc.nic.in, ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, कंप्यूटर में कई लोग भाई आपको गूगल क्रोम का यूज करते हुए दिखेंगे, आपको वहां पर लोग फायरफॉक्स उसका इस्तेमाल करते दिखेंगे आपको, है ना, बहुत सारे रहते हैं। ओपेरा मिनी, ये भी एक ब्राउजर है, नाम सुना होगा आपने, ओपेरा मिनी। ठीक है, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसी चीज जो एप्लीकेशन जैसी हो, जिसे आप छू नहीं सकते, कंप्यूटर के अंदर होती है, छू नहीं सकते इसको। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेट चलाने के लिए आपको जिस पेज की आवश्यकता होती है, उस पेज को ब्राउजर बोलते हैं। ठीक है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ब्राउजर भी कहते हैं। तो अगर हम कुछ बहुत फेमस, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वेब ब्राउजर्स की बात करें तो हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, फिर नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा वेब ब्राउजर, जो मैंने ओपेरा में नहीं कहा था आपको, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? ये वेब ब्राउजर है। यानी पहले तो आपको इसे ओपन करना होगा, ये पेज खोलना होगा, फिर इस पर आप जो सर्च करना हो, आपको इस पर यूट्यूब चलाना हो, आपको इस पर आपको फेसबुक चलाना हो, आपको इस पर जो भी चीज चलानी हो, आप इन्हीं पेजेस पर चला सकते हैं, इनमें से कोई भी। ये वेब ब्राउजर है, यानी इस पेज, एक तरह से आप समझ रहे हो ये बस की तरह है। इस बस में बैठ के आप कहीं भी जा सकते हो इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट की दुनिया की बस है, ये गाड़ी है, इसमें बैठो, जहां जाना वाले जाओ। अगर आपको फेसबुक में जाना है तो बैठो इसमें से किसी एक बस में, जाओ फेसबुक तक, ले जाएगा ये आपको इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक तक। तो वेब ब्राउजर क्या होता है ना, एक कह सकते हो एक साधन है, माध्यम है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट पर जा सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं इंटरनेट पर, इन्हीं के माध्यम से। ये जो है ना ग्राफिक्स ब्राउजर्स है, वेब ब्राउजर्स है। ठीक, नेक्स्ट, ई पोर्टफोलियो के दो कार बतलाइए। जो ई पोर्टफोलियो होता है, ई मतलब इंटरनेट है, यहाँ पर ऑनलाइन से, ई का मतलब ऑनलाइन समझ लेना, इंटरनेट वाला ऑनलाइन, जो फिजिकल फाइल में नहीं होगा, इंटरनेट पर होगा, फाइल में, है ना। तो ई पोर्टफोलियो के कार्य क्या होते हैं, उनकी क्या क्या खासियत होती है, चलिए बात कर लेते हैं। तो पहले तो कार्य देखेंगे। नंबर 1, पहला कार्य क्या होगा इसका, ई पोर्टफोलियो के माध्यम से जानकारी को बेहद छोटे डिजिटल रूप में सहजकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये 35 पेजेस की पीडीएफ है। ठीक है, अभी अगर 35 पन्ने ऐसे होते तो सोचो इतनी मोटी फाइल बनती, पर यहां देखो
इतने से पेन ड्राइव में इतनों सी पीडीएफ, 1 MB 1.5 MB की पीडीएफ यहां पर बन जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को आप छोटे से छोटे भाग में कहीं भी लेकर जा सकते हो। अब कागज लेकर जाओगे गीला हो जाएगा, भीग जाएगा, पर ये दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं इसको, तुरंत के तुरंत पीडीएफ रहेगी इंटरनेट पे फट से, है ना। तो ई पोर्टफोलियो के माध्यम से किसी भी जानकारी इंफॉर्मेशन को आप छोटे से डिजिटल रूप में, है ना, कहीं भी ले जा सकते हो। उसे किसी भी छोटी सी पेनड्राइव के माध्यम से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। साथ ही साथ दूसरी अगर बात करें तो ई पोर्टफोलियो की बात करें तो भाई इंटरनेट पर बड़ा उपयोगी होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके डिजिटल रूप में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, पीडीएफ मैंने अपने घर पे भी बनाई मान लो, और ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दी, तो आप अगर मान लो मैं ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं, वैसे ये पीडीएफ हमारे ऐप में कोर्स में डली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां ऐप में आप हमारा संपूर्ण कोर्स या फिर क्रैश कोर्स या फिर आप चाहे तो सिर्फ नोट्स वाला कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, तो आप इस पीडीएफ की लिंक मैंने वहां पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो अगर आप इस पूरी पीडीएफ को पढ़ना चाहते हो लाइन बाय लाइन से, तो कहां से पढ़ सकते हो? उस ऐप के अंदर। मतलब मैं आपके घर भी नहीं आया, मैंने यहां से अपलोड किया, और जो जो उस लिंक से ऐप डाउनलोड करेगा, कोर्स देखेगा, सबको इसको यूज कर सकता है। कितना आसान है, कितना अच्छा है ना। ठीक, तो इसके माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, इसके माध्यम से, इस पेन ड्राइव कोर्स के माध्यम से, इन सब चीजों के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? यानी डेली लाइफ में आजकल सोशल मीडिया का इफेक्ट क्या है? अगर वैसे देखो तो बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है। आजकल हम टीवी पे न्यूज नहीं देखते, सोशल मीडिया मीम पेजेस पे न्यूज देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो होता है, एक ने किसी ने वैसा किया तो सब उसका नकल करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, कोई ट्रेंड आया, कोई इमेज देखते हो ना, पहले वो गिबली इमेज आया था, सब कार्टून वाली इमेज बना रहे थे। उसके बाद फिर आप देखोगे अभी इंस्टाग्राम पे वो अपनी फोटो को फ्लैश लाइट जैसे देने वाला आया है, अभी तो हर कोई वही कर रहा है। कुछ लोग वो स्नैप वाला फिल्टर, कुत्ते का जीभ और कान लगाने वाला देखते हो, बहुत सारे लोग लगते हैं। यानी जो इंटरनेट पे चल रहा है वही। सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे अब किसी ने पेज बना दिया कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप देखोगे सबने वही बना रखा है, सब उसको मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हो गए, सब उसको फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो कुछ नहीं है। जबकि आप देखोगे तो ज्यादा कुछ है नहीं है, ये बस किसी ने देखा, कोई ट्रेंड हुआ, चालू हो गया। किसी ने कुछ फालतू हरकत कर दिया, कुछ गा दिया, कुछ अच्छी हरकत भी कर दी छोटी सी, वो एकदम रातों रात वायरल हो गया। तो भाई दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी को सुपरस्टार बना देता है, किसी को एकदम लोएस्ट ला देता है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में सोशल मीडिया के प्रभाव की बात करें तो यह बहुत तेज गति से होने वाला संचार का माध्यम है। ठीक है, कोई भी छोटा सा कुछ काम करता है और उसके बाद देखिए एक गाना गा दिया, रानू मंडल सुना होगा आपने, तेरी मेरी मेरी तेरी गाना गाया था रेलवे स्टेशन पर। तो अब किसी ने देखा, वो इतना वायरल हुआ, शेयर कर दिया, इतना वायरल हुआ कि सिमेश समय तक पहुंच गया और उसको मूवी में अपने लिए गाने का, एक्टिंग का मौका दे दिया, गाने का, गाना गाने का। सोचो, एक भिखारी जो रेलवे स्टेशन पे गाती थी, उसको सीधा मूवी में गाने का मौका मिल गया, इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया के माध्यम से। यह जानकारी को एक ही जगह इकट्ठा करता है। सोशल मीडिया हर तरह की जानकारी एक जगह पर लाता है। ठीक है, सरलता से समाचार प्रदान करता है, बहुत आसानी से न्यूज पता चल जाता है। विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, आरसीबी आईपीएल जीत गई, ये सारी न्यूज आपको तुरंत मिल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। यह सभी वर्गों के लिए है, जैसे जो शिक्षित है उनके लिए भी, जो अशिक्षित है वो भी। देखो, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी सोशल मीडिया को देखते हैं। अभी ये देखो, पहले क्या होता था, इतना आसान नहीं था इंटरनेट। अभी क्या है, एक फोन लगाया, यूट्यूब के बटन पे क्लिक किया, अपने आप शॉर्ट्स चालू हो जाते हैं, अपने आप वो ऊपर करते रहो करते रहो। छोटे छोटे बच्चे आजकल चला रहे हैं, जिनको कुछ समझ नहीं है, अभी बोलना नहीं आता, वो भी तो मोबाइल में ऐसे ऐसे उंगलियों से ऐसे ऐसे करते देखोगे तो आप, ऐसे ऐसे। वही तो, पढ़े लिखे लोग भी और अनपढ़ लोग भी, शिक्षित और अशिक्षित लोग भी इस सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं आजकल। या किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी कंटेंट का मालिक नहीं होता है। आप देखो, सोशल मीडिया पे किसी ने कोई वीडियो बनाया और वो वीडियो सब लोग कॉपी करते हैं उसी तरह की। किसी ने एक तरह से कॉमेडी वीडियो बनाई है ना, कुछ अलग हरकत करके, फिर उसी हरकत को सब लोग कॉपी कर करके अलग अलग बनाते हैं और व्यूज कमाते हैं ढेर सारे, ये भी होता है। ठीक है, तो ये सब सोशल मीडिया का प्रभाव है जीवन में। सोशल मीडिया इंसान को बहुत तरीके से प्रभावित करता है, सकारात्मक तरीके से भी और नकारात्मक तरीके से भी, ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्यशाला प्रविधि के उद्देश्य लिखिए। कार्यशाला जो प्रविधि होती है उसके दो उद्देश्य, नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 क्रियात्मक उद्देश्य। कार्यशाला प्रविधि के कितने उद्देश्य हैं? 2। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा भाई क्रियात्मक उद्देश्य। अगर हम ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो इसमें ज्ञान हासिल करना, ज्ञान इसलिए हासिल करते ताकि भाई हम क्या कर सके, शिक्षण व्यवसाय संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके, किसी भी कारण के व्यवहारिक पक्ष को समझ पाए, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, एक नॉलेज के लेवल पर बातचीत होती है यहाँ पर। ये उद्देश्य होता है कार्यशाला प्रविधि का। फिर वहीं क्रियात्मक उद्देश्य की बात करें तो भाई शिक्षण की विशिष्ट व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण की प्रभावी प्रविधियों विधियों को जानना, उनका निर्धारण करना, शिक्षण तथा शिक्षा के नवीन उपायों को प्रशिक्षण देना। यानी एजुकेशन में जो रिसर्च होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वो सब काम में आता है क्रियात्मक उद्देश्य में। यानी कुछ करना होगा ना, क्रिया करना होगा, ठीक, और कुछ हासिल करना होगा, कुछ ऐसे चीज बतानी होगी जो
हासिल करने जैसी नहीं, जो आपको बांटने जैसी, जो आप कह सकते हो गोल होगा, एम ऑब्जेक्टिव जैसा होगा, तो वो ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगली इकाई, इकाई 3, जिसका नाम है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन या फिर मूल्यांकन। इकाई 3 सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन या मूल्यांकन। इसकी इकाई 3 के ऊपर जो अंक आवंटित है, कुल टोटल मार्क्स अलॉटेड है इस पर 10। टोटल मार्क्स कितना अलॉटेड भाई? 10 मार्क्स। यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको कुल अंक कितने मिल सकते हैं? कुल 10 अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे। चलिए इकाई 3 की बात करते हैं। तो इकाई 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इकाई 3 का पहला प्रश्न, मूल्यांकन की प्रकृति बतलाइए। ठीक है, मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है? मूल्यांकन की प्रकृति की बात करें तो मूल्यांकन का नेचर कैसा है, क्या होता है, कैसा होता है? तो मूल्यांकन की अगर प्रकृति की बात करते हैं, मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया। ये क्या है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन हमारे एजुकेशन प्रोसेस का, शिक्षण प्रक्रिया का भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है। दूसरा, इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से। मूल्यांकन का जो प्रक्रिया होती है उसका सीधा संबंध शिक्षण से, उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य से होता है, एजुकेशन गोल से होता है। ठीक, बालकों के परिणामों की गुणवत्ता जांचना, बालक कितना सीखा कितना नहीं, उसने कितना शिक्षा हासिल किया, शिक्षा के उद्देश्य को हासिल कर पा रहा है कि नहीं, इन सब की जानकारी इसी के थ्रू होती है, मूल्यांकन के थ्रू, एग्जाम के थ्रू, है ना। फिर मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन व्यवहारगत परिवर्तन देखना, शैक्षिक परिवर्तन देखना, है ना, ये सब जांचने के लिए मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की पूर्ति, यानी शिक्षा के उद्देश्य, अब हमने बच्चे को पढ़ाया, अब वो पढ़ाया हुआ सीख पाया कि नहीं, जिस मकसद से पढ़ा रहे थे वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं, ये जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मूल्यांकन, है ना। तो यही मूल्यांकन है, वो ये निर्धारित करता है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है नहीं, ज्ञान के उद्देश्यों की पूर्ति हुई है कि नहीं। ये हो गया मूल्यांकन के बारे में। नेक्स्ट अगला सवाल, रूबी स्टार क्या है? ठीक है, रूबी स्टार क्या है भाई? रूबी स्टार का उपयोग आकलन रूब्रिक के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसमें रूब्रिक जनरेटर का उदाहरण भी कहा जाता है। रूबी स्टार उन शिक्षकों की मदद हेतु एक उपकरण है जो रूबिक्स का उपयोग करना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति रूबिक्स का उपयोग करके मूल्यांकन करना चाहता है, अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अच्छा बनाना चाहता है, तो उस टीचर के लिए बहुत अच्छा बनाया गया। ठीक है, रूबी स्टार जेनरिक रूबिकस उपलब्ध कराता है, जो शोध, निर्धारण एवं कई विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आसानी से उपयोग तथा मुद्रित किया जा सकता है। यानी कि ऐसा आप कह सकते हो स्थान प्राप्त करवाता है, ऐसी प्रक्रिया, प्रविधि, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे आप शोध कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आप मूल्यांकन कर सकते हो, आपने जो पढ़ाया है, आपका जो शिक्षा था, आपने जो शिक्षा दी, उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी आप ले सकते हो। ये सब रूबी स्टार के माध्यम से किया जा सकता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं? एक जो अच्छा पोर्टफोलियो बनाना होता है ना, अच्छा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब जानकारी, संपूर्ण जानकारी किसी के बारे में। तो अच्छा जो ई पोर्टफोलियो है, डिजिटल कंप्यूटर में रहेगा, कागज पे नहीं। तो अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्या है? जब अच्छा ई पोर्टफोलियो बनाने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पूछ रहा है। नंबर 1 पहली प्रॉब्लम कि भाई ई पोर्टफोलियो निर्माण के लिए किसी निश्चित नियम अथवा दिशा निर्देश का अभाव। यानी पोर्टफोलियो बनाना कैसे, इसके लिए कोई नियम ही नहीं है फिक्स, ऐसे बनाओ वैसे मत बनाओ, जिसका मन में जो आता है जैसे बना लेता है। दूसरा, ई पोर्टफोलियो निर्माण के लिए उपयुक्त मार्गदर्शन का अभाव है। यानी ई पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, इसका कोई सही गाइडेंस नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है, कोई बताता नहीं है कि कैसे बनाना है, ऐसे ही बनाना है, इसके नियम भी निर्धारित नहीं है। ठीक है, और क्या, विद्यार्थी एवं उसके पर्यवेक्षक के लक्ष्यों में भिन्नता। विद्यार्थी का लक्ष्य था अंक हासिल करना, टीचर का लक्ष्य था कि जो मैंने पढ़ाया सीखा कि नहीं सीखा ये देखना। तो जब दोनों के लक्ष्य अलग अलग है तो जब मूल्यांकन होगा तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी, पोर्टफोलियो भी सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है, टीचर अलग तरीके से जज करेगा बच्चे को। फिर मूल्यांकन की आत्मनिष्ठता, मूल्यांकन की आत्मनिष्ठा भी इसी पर आधारित होती है। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो के निर्माण में ये सब प्रॉब्लम्स आती है भाई, अच्छे पोर्टफोलियो बनाने में ये सब रुकावटें, बाधाएं और समस्याएं आती हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ई पोर्टफोलियो का काम क्या होता है, इसके दो कार्य क्या? बार बार आप ये ई पोर्टफोलियो का सवाल आ रहा है तो इंपॉर्टेंट तो है, तो समझ गए होंगे, है ना। तो ई पोर्टफोलियो के क्या क्या कार्य हैं? ई पोर्टफोलियो के कई कार्य हैं, उनमें से कुछ मुख्य कार्य नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा पहले थ्योरी ऐसा लिख लो, ऐसा बना लो। फिर नंबर 1, विद्यार्थियों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कौशलों का विकास। विद्यार्थियों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कौशल का विकास, यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब का उसके अंदर विकास हो, इंटरनेट के बारे में उसकी जानकारी बढ़े। दूसरा, विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान की सूचना, है ना, विद्यार्थी को पहले से ही जो ज्ञान है प्राप्त है उसका इंफॉर्मेशन देना, उसकी जानकारी देना। विद्यार्थियों की प्राप्ति का सतत संचयी अभिलेख, यानी बच्चों के, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड का, उनकी हरकतों का, उनके प्राप्त कार्यों का, उद्देश्यों का एक रिकॉर्ड रहता है, संचित। संचित मतलब भाई कह सकते हो सुरक्षित रखा गया।
स्टोर किया गया। विद्यार्थी के स्व मूल्यांकन में सहायक ई पोर्टफोलियो। अब बच्चा पढ़ेगा अपने बारे में कि मैंने ऐसा किया ऐसा किया, तो बच्चा खुद ही अपने आप को सुधार लेगा, यानी बच्चा खुद का मूल्यांकन कर लेगा। यानी कि विद्यार्थी के स्वयं मूल्यांकन में बहुत सहायता प्रदान करता है क्या, ई पोर्टफोलियो। ठीक। विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का विकास, विद्यार्थी के बातचीत का जो स्किल है, जो कौशल है, उसका विकास, है ना। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का, कि बच्चे को अगर हम बता देंगे तुम बात करते हो तो ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो आगे चल को गलती सुधार देगा। यानी उसके संप्रेषण के कौशल में क्या हो गया, विकास हो गया। किसके मदद से, ई पोर्टफोलियो की मदद से। विद्यार्थी के संप्राप्ति की जानकारी, भाई विद्यार्थी को संप्राप्ति की जानकारी, विद्यार्थियों के अधिगम में उनके मजबूत पक्षों का साक्ष्य मौजूद होना, कि भाई विद्यार्थी में क्या खासियतें हैं, क्या अच्छा है, क्या इसमें मजबूत है, किसमें नहीं। जैसे मैंने ई पोर्टफोलियो बनाया किसी बच्चे के बारे में, ठीक है, मतलब इंटरनेट पे ऑनलाइन ऐसा रिकॉर्ड किया, तो मैं क्या बताऊंगा, ये बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन ध्यान नहीं देता, बातें बहुत करता है। ये बच्चा स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, पढ़ाई में उतना अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स में कितना अच्छा खेलता है। तो बच्चे का स्वयं का मूल्यांकन होगा, बच्चे के अंदर की क्षमताओं का भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है, उसके कौन से पक्ष मजबूत है, किसमें वो अच्छा है, किसमें वो खराब है, बुरा है ना, पिछड़ रहा है, उन चीजों की जानकारी रखना, ये सब ई पोर्टफोलियो का क्या है, कार्य है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, ई परीक्षा की विशेषता लिखी। जो इंटरनेट वाली एग्जाम होती है, ई परीक्षा है ना, उसकी बात करते हैं। ई परीक्षा की विशेषता क्या होती है, खासियत क्या होती है। तो इसमें होता क्या है, अभी आप देखो सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है ना, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर के माउस से प्रश्न पढ़ के 4 में से एक ऑप्शन ऐसा टिक करना होता है, तो अपने आप तुरंत कंप्यूटर उसको लेते जाता है, पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, वैसा। तो भाई ई परीक्षा की विशेषता क्या है, तो पहला, ई परीक्षा में किसी व्यक्ति को कंप्यूटर चलाते तो आना चाहिए ना, इंटरनेट पे एग्जाम है भाई, ठीक। तो इसमें छात्रों को कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें नकल नहीं हो पाएगी, है ना, पूरा ऐसा घेरा होता है कंप्यूटर के अंदर आप होते हो, है ना, को पेन पेपर कुछ ले जाना ही नहीं है, इसमें नकल नहीं हो पाती। फिर मूल्यांकन में शुद्धता रहती है, आपने कौन से टिक किए हैं कंप्यूटर में पहले से फिक्स आंसर रहेंगे, तो आपने अगर सही टिक किया है तो आपको मार्किंग भी वहीं दिख जाएगी, तुरंत के तुरंत वहीं सही गलत हो जाएगा और वहीं के वहीं अंक जो है मार्क्स से मिल जाएंगे। ई परीक्षा में कागज की बचत होती है, कागज खर्ची नहीं होता, इसमें सब कुछ कंप्यूटर पर चलता है, ऐप पर चलता है, ऑनलाइन टेस्ट, इसमें बड़ी संख्या में छात्र भाग ले सकते हैं। एक क्लास में 20 बच्चे बैठेंगे, बेंच पे बैठेंगे तो एक के पीछे एक, लेकिन भाई कंप्यूटर में तो ऑनलाइन में कितने भी लोग जुड़ सकते हैं ऐप पे, है ना, कितने भी लोग टेस्ट दे सकते हैं। फिर छात्र के पास उत्तर बदलने की सुविधा रहती है, चलो हमने एक पर टिक कर दिया पर हम उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं बाद में, ऑनलाइन माउस से तो टिक करना है, पर पेन पेपर से एक बार आपने टिक किया, गोला भरा, ओएमआर भरी, अब उसको कैसे काट पीट करोगे। तो ये कंप्यूटर वाले एग्जाम में जो ई परीक्षा होती है, जो ई एग्जाम होती है, ऑनलाइन इंटरनेट वाली एग्जाम होती है, उसकी ये सब खासियत है, उसमें ये सब होता है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला देखिए, मूल्यांकन के महत्व को समझाइए। मूल्यांकन का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है। तो मूल्यांकन के भाई कई महत्व हैं, उनमें से कुछ प्रमुख महत्व नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, भाई छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है, मूल्यांकन करने से छात्र को पढ़ाई में मदद मिलती है। दूसरा, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करता है, मूल्यांकन से बच्चे का अपना व्यक्तिगत पर्सनल इंडिविजुअल गाइडेंस देखते हो। मान लो किसी बच्चे ने अच्छा प्रिपेयर किया और जिस इकाई यूनिट के टेस्ट है उसमें इसको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो बच्चे को समझ में आ जाएगा ये मेरा तैयार हो गया, इस यूनिट को अब नहीं पढ़ना, अब दूसरे यूनिट की ओर बढ़ेंगे। पता चला उस यूनिट में बच्चा फेल हो गया, तो अब बच्चे को समझ में नहीं यार मुझे इसके क्वेश्चन बने ही नहीं, अब मुझे इस इकाई को फिर से तैयार करना पड़ेगा, तो बच्चे का अपने आप ही उसका मार्गदर्शन हो गया। फिर शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, मूल्यांकन से होता क्या है, तो भाई शिक्षण के उद्देश्य यानी पढ़ाई लिखाई जिस उद्देश्य से करा रहे हैं वो प्राप्त हुआ कि नहीं, इसमें सहायता मिलती है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायता मिलती है ना। भाई मूल्यांकन करेंगे तो पता चलेगा बच्चे के सारे विषय में अच्छे नंबर, गणित में खराब नंबर है, तो इससे क्या पता चल गया कि बच्चे का जो कमजोर विषय क्या है, गणित, बच्चे की कमजोरी कहां पर है, गणित में है। ठीक, बच्चों की प्रगति में सहायक है, अगर मूल्यांकन से दिख रहा है कि बच्चे लगातार उनके नंबर बढ़ रहे हैं तो पता चलेगा बच्चे की प्रगति हो रही है, तो बच्चे को और वैसा ही सिखाएंगे और अच्छा करेंगे और प्रगति होगी। फिर शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक, एजुकेशनल या फिर आप व्यावसायिक यानी आप ऑक्यूपेशनल मार्गदर्शन कह सकते हो, इसमें भी सहायक होता है, यानी आगे चल के क्या व्यवसाय करेंगे, पैसा कमाने में, शिक्षा हासिल करने, इन सब में रास्ता दिखाने का मूल्यांकन से मिलता है। ठीक है, फायदा मिलता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट अगला देखिए, अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छे ई पोर्टफोलियो के निर्माण में क्या क्या समस्याएं, इसके पहले हमने प्रश्न देखा था, ये दोहराया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बार बार आ रहा है, ई पोर्टफोलियो से संबंधित ध्यान रख लेना। पहले ही पढ़ा था कि ई पोर्टफोलियो में कोई निश्चित एक रूपरेखा नहीं है ना। दूसरा, ई पोर्टफोलियो के निर्माण में भाई उपयुक्त एक फॉर्मेट नहीं है। फिर विद्यार्थी के जीवन में जो पर्यवेक्षक होगा उनके लक्ष्य में भिन्नता दिखेगी, यानी विद्यार्थी ने किसी और उद्देश्य से परीक्षा दी, टीचर ने किसी और उद्देश्य से परीक्षा की कॉपियां का जांचा, उसको मूल्यांकन किया। ठीक है, ये सब चीजें देखने मिलेंगी। ठीक है, क्लियर, पहले भी पढ़ी ली। अब नेक्स्ट बढ़े, आगे देखिए, आगे हमारी चौथी इकाई है ना, 4th यूनिट, इसकी बात करेंगे, अंतिम इकाई। तो चौथी इकाई जिसका नाम है विषय आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर एवं उपयोग।
यानी सब्जेक्ट वाइज सॉफ्टवेयर, है ना, सब्जेक्ट वाइज भाई वेबसाइट्स, है ना, इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये चौथी इकाई, इस पर अंक आवंटित है 10। तो इस इकाई की बात करेंगे। अब नाम से समझ में आ रहा है, इसमें वेबसाइट के बारे में, इसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, ऐप के बारे में, इंटरनेट के बारे में पढ़ने मिलेगा, है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला नासा वर्ल्ड वाइड को समझाइए। नासा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, है ना, नासा वर्ल्ड वाइड क्या है? तो नासा वर्ल्ड वाइड एक सरकारी एजेंसी है, NASA, है ना। नासा, नासा एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है। नासा का अर्थ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA। नासा का क्या होगा? एन से नेशनल, ए से एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, एस से स्पेस होगा और ए से एडमिनिस्ट्रेशन, NASA, है ना। ठीक, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1958 को नासा के व्यवसाय के लिए खोला गया था ना, यानी नासा के व्यवसाय के लिए इस कह सकते हो डिपार्टमेंट को NASA की स्थापना की गई थी। NASA, नासा जिसे कहते हैं ना, ये दोनों स्पेस रिसर्च एजेंसीज है। ये स्पेस में, है ना, ब्रह्मांड में इनकी खोज करते रहते हैं, चांद पर जाने के लिए यान बनाते हैं, मंगल ग्रह पे जाना, पृथ्वी के बाहर क्या है ये सब, पानी की खोज करना, ये सब यही करते हैं। दो सबसे फेमस है पूरी दुनिया में, नासा और इसरो। इसरो हमारा भारत का है, दूसरा सबसे बेहतरीन, और पहला नासा का। और मजे की बात, नासा में भी बहुत सारे वैज्ञानिक भारतीय ही है। तो आधा नासा और पूरा इसरो कौन चला रहा है? भारतीय लोग ही चला रहे हैं, बहुत टैलेंटेड साइंटिस्ट। वर्ल्ड वाइड एक खुला स्रोत वर्चुअल ग्लोब API है। नासा की सहायता से 3D ग्लोब, मानचित्र, भौगोलिक जानकारी, मौसम की जानकारी, बाढ़ आएगी, बारिश कब पहुंचेगी, मानसून कब आएगा, मौसम कब बदलने वाला है, तूफान, ये सब चीज की जानकारी किसकी मदद से मिल जाती है? नासा के माध्यम से, है ना। ये सब हमें मिल जाता है। विश्व भर में मौसम की जानकारी से लेके प्राकृतिक आपदा से लेके जितना भी कुछ होता है वो सब नासा प्रोवाइड करा देता है। तो बहुत बहुत उपयोगी है ये नासा, ठीक है, बहुत बहुत काम का है। नेक्स्ट, अगला, भौतिक विज्ञान आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर लिखिए। यानी ऐसे वेबसाइट, ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए जो फिजिक्स पर, भौतिक यानी फिजिक्स पर, है ना, आधारित होंगे। जैसे सोशल साइंस पढ़ने की कोई यूट्यूब चैनल, तो वैसे फिजिक्स का कोई यूट्यूब चैनल जैसा वेबसाइट पूछा है। यहाँ पर वेबसाइट क्या होगा वो पूछा है। तो भाई फिजिक्स से संबंधित जो वेबसाइट है उसमें एक है फिजियन, नंबर 1 क्या है? फिजियन। और दूसरा है ब्राइट स्टॉर्म्स, है ना, ब्राइट्सफॉर्म। ये दो वेबसाइट हैं जिन पर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से संबंधित नियम कानून, उनके वीडियोस, उनके फोटोज, उनकी PDF, उस पे नोट्स, ये सब रहेंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें और पूछता है गणित से आधारित या गणित पर आधारित वेबसाइट के नाम बताइए, ऐसा भी पूछता है सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां मैंने शामिल नहीं किया, लेकिन आप जरूर पढ़कर जाइएगा। नोट्स में ये सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में हमारे दिए हुए हैं, और नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में सीधा सीधा, सिर्फ नोट भी आप परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक भी दी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मेंडलीफ आवर्त सारणी, यानी कि मेंडलीफ का जो वो आप देखोगे ना, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ रखा है, के समूहों की कोई दो विशेषताएं लिखी। तो उसकी जो आवर्त सारणी थी, यानी कि उसका जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल समझता है ना, वो आपने वो लिखा है ना, हलीना ने की रब से फरियाद, हीलियम बोरियम, ऐसा नहीं क्या, पूरे सिंबल्स हैं। पीरियोडिक टेबल तो समझते होंगे भाई, आवर्त सारणी। तो जो आवर्त सारणी है उसमें रासायनिक तत्वों को परमाणु क्रम के बढ़ते क्रम में, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रम के हिसाब से सजाया गया, तथा आवर्त प्राथमिक एवं द्वितीय समूह के वर्गीकृत किया गया है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ठीक है। यानी जो ये मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसकी खासियतें क्या थी? पहली खासियत कि उसने जितने भी रासायनिक तत्व थे, है ना, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, फॉस्फेट, जो भी था, उन सबको उनके एटॉमिक नंबर से सजेस्ट किया था। मैंने छोटा एटॉमिक नंबर सबसे पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उसके बाद उससे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाया था। और किस चीज के बढ़ते क्रम में? एटॉमिक नंबर के, परमाणु संख्या। दूसरा, वर्तमान आवर्त सारणी में 188 ज्ञात तत्व है, पहले इतने नहीं थे, बहुत सारे तत्व, बहुत सारे बॉक्स खाली थे, ठीक है। अभी के समय आप देखोगे 188, 188 ज्ञात जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो हमारे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में शामिल किए गए। ये सब उसकी खासियतें हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगला देखिए, जियोजेब्रा को संक्षिप्त में समझाइए, आखिर जियोजेब्रा है क्या, ठीक है। जियोजेब्रा जो है ये माध्यमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक गणित शिक्षण अधिगम हेतु एक सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, जिस पर मिडिल स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक का यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले सवाल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कंटेंट, चैप्टर सब रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यह गतिशील ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग करने हेतु सरल व सुविधाजनक है। यानी ज्यामिति की चीजें सीखनी है, जैसे कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस,
इन सब से संबंधित जो भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस इनकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट चाहिए तो सब यहाँ के सिस्टम से समझ सकते हैं। यानी इस वेबसाइट पर, जियोजेब्रा वेबसाइट पर, इस ऐप पर आपको सारी चीजें सीखने मिलेंगी, गणित से संबंधित, है ना, ज्योमेट्री वगैरह, अलजेब्रा वगैरह, कैलकुलस वगैरह संबंधित सब जानकारी मिलेगी। यानी गणित पढ़ने के लिए, गणित सीखने के लिए अगर कोई वेबसाइट देखनी तो जियोजेब्रा, वहां पर ये सारी चीजें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, ब्राइट स्टॉर्म वेबसाइट किन किन विषयों को शामिल करता है? ब्राइट स्टॉर्म वेबसाइट पर, ये सब एजुकेशनल वेबसाइट है, इस पर सिर्फ पढ़ाई लिखाई का काम होता है। तो ये जो वेबसाइट है ब्राइट स्टॉर्म, इस पर किन किन विषय की तैयारी होती है? इसके पहले हमने देखा कोई गणित की तैयारी, कोई अन्य विषय की तैयारी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये जो वेबसाइट है ये किस किस विषय की तैयारी कराता है। तो ब्राइट स्टॉर्म द्वारा जो शामिल किए गए विषय हैं अगर उनकी बात करें तो नंबर 1 गणित, इस वेबसाइट पर गणित की पढ़ाई, इस वेबसाइट पर विज्ञान की पढ़ाई, अंग्रेजी की पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी भी यहाँ पर होती है। तो भाई इसमें अगर गणित देखेंगे तो पूर्व अलजेब्रा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्री, प्री कैलकुलस तथा कैलकुलस, ये सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान, यानी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सब यहाँ पर पढ़ाते हैं। फिर अगर अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रामर, अंग्रेजी में यहाँ पर ग्रामर, लेखन, राइटिंग, लिटरेचर, ये सब भी आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पर। यानी जो ब्राइट स्टॉर्म वेबसाइट है इस पर ये सब पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, जैसे कि सैट, एक्ट, एसीटी, रेड बुक, पीसैट, एपी, यूएस गवर्नमेंट, यानी सब। अब वैसे तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, ये जो परीक्षाएं देख रहे हो ये सारी परीक्षाएं अमेरिका की हैं, वहां पर होती हैं। एपी यूएस हिस्ट्री, एपी बायोलॉजी तथा एपी कैलकुलस, एबी, ये सब जो एग्जाम देख रहे हो, जैसे अपने यहाँ टीईटी, सीटेट, एमपीटेट, एसएससी, रेलवे बैंकिंग, इसकी तैयारी कराने का कोई ऐप होगा। तो वैसे ये जो है, ये जो ब्राइट स्टॉर्म वेबसाइट ऐप है, ये इन परीक्षाओं की तैयारी करता है। ये सब अमेरिका की गवर्नमेंट एग्जाम्स है, अमेरिका देश में ये सब सरकारी भर्ती की परीक्षाएं होती हैं, ये उनके नाम है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला जी कॉम्प्राइस बोलो या जी कॉम्प्राइस बोलो, जो बोलो, जी कॉम्प्रिस जो है ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कौन सा है? ब्राइट स्टॉर्म जैसा, जियोजेब्रा जैसा, ये क्या है? जियो कॉम्प्रिस क्या है भाई? जी कॉम्प्रिस अगर बात करें, जी कॉम्प्रिस की बात करें तो ये एक हाई एजुकेशन, हाई क्वालिटी का एक एजुकेशनल शैक्षणिक सॉफ्टवेयर सेट है जो 2 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए बेहद संख्या की गतिविधियों को शामिल करता है। यानी 2 से 10 साल के बच्चों के लिए जो जो पढ़ाई लिखाई में सीखना एक्टिविटीज होती है, जो जो जानकारी होती है, वो सब इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या, कुछ गतिविधियां स्पोर्ट्स बेस्ड है, खेल आधारित भी है, खेल खेल में भी सिखाया जाता है, ठीक है। किंतु सभी शिक्षा से संबंधित, जितना भी खेल का भी होगा तो शिक्षा से संबंधित होगा। तो जियो कॉम्प्रिस प्रोजेक्ट केडी समुदाय द्वारा विकसित किया गया, केडी जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। क्या ये जियो कॉम्प्रिस, ये सब वेबसाइट्स के बारे में, एप्स के बारे में जो पढ़ाई लिखाई का काम कराती है, एजुकेशनल वेबसाइट्स। अगला सवाल, मैथ इज फन वेबसाइट कैसी और किसके लिए है? मैथ इज फन, अब समझ में आ जाओ काय की वेबसाइट होगी, गणित की होगी। तो ये वेबसाइट है बच्चों के लिए, आसान भाषा में गणित। इस वेबसाइट में आसान भाषा में पहेलियों को जोड़ते हुए खेल वर्कशीट्स तथा चरित्र व्याख्या सहित डिक्शनरी के साथ साथ गणित को वर्णित किया गया है। यहाँ पर गणित पढ़ाने के लिए, है ना, संख्याओं को जोड़ना, घटाना, इन सब के लिए ग्राफिक्स का यूज, संख्याओं का यूज, ये सब इस्तेमाल किया गया है। इसमें कक्षा 2 से 8वीं तक के 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मानचित्र यानी मैप, इन सब का उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। तो ये वेबसाइट पूरी तरह से मैथ्स के लिए और मैथ्स यानी कि गणित के लिए, और उसको भी इंटरेस्टिंग, फन यानी कि भाई आप कह सकते हो रोचक, मजेदार तरीके से पढ़ाने के लिए इसको वेबसाइट को बनाया गया, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट, क्योंकि मैथ्स से डर लगता है बहुत लोग को, ठीक। तो अगला है फिजियन। क्या है फिजियन वेबसाइट? फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो ये फिजियन वेबसाइट जो है एक मनोरंजक, एंटरटेनिंग एप्लीकेशन है। न सिर्फ ये खेल बल्कि फिजिक्स कैसे काम करता है सीखने के लिए आपको एक हास्य यानी कॉमिक वातावरण के साथ बनाकर ग्राफिक्स, एनिमेशन, कार्टून, देखते हो ना कई बार ऐसे शॉर्ट्स आते हैं, है ना, यूट्यूब पर होते हम देखते हैं कि कार्टून कैरेक्टर के थ्रू न्यूटन के लॉ समझाना, अलग अलग चीजें, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये चीजें नहीं सिखाई जाती है। बिल्कुल वैसी एक वेबसाइट है फिजियन, है ना, ये भी एप्लीकेशन वैसी है। इसमें 25 से अधिक पहले से तयशुदा नजारे हैं तथा क्या होता है देखने के लिए आप विभिन्न तरीकों से इनके साथ पारस्परिक व्यवहार कर सकते हैं। यानी अलग अलग फॉर्मेट है इसमें, पहले से फिक्स कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे होंगे, उसको पढ़ना, उसके कई सारे एग्जांपल्स होंगे। यानी ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से काम आती है फिजिक्स सीखने के लिए, भौतिक विज्ञान के बेसिक्स, नियम कानून को सीखने के लिए। क्लियर। तो ये था हमारा आईसीटी यानी शिक्षा में संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण, ये पूरा इसका मैराथन क्लास। आई होप आपको सारा लेक्चर पसंद आया होगा, सारे वीडियोस पसंद आए होंगे और सभी का बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको पसंद आई है, तो आपके जो दोस्त होंगे, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स होंगे, उन तक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हम हमारे चैनल पर नए आए हैं
तो आने के अन्य विषयों, आगे के जितने भी एग्जाम होने वाले उनके मैराथन क्लास देखने के लिए और साथ ही साथ परीक्षा से संबंधित, परीक्षा रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रहेगी तो ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी, वरना वीडियो आपको दिखेगी भी नहीं। ठीक है, और क्या भाई, आप हमारा अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, इस पूरे वीडियो लेक्चर का मैराथन क्लास का पीडीएफ देखना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये मैराथन वीडियो लेक्चर, हर सब्जेक्ट का, हर विषय के एक एक इकाई का अलग अलग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लेक्चर, ये सब कुछ चाहिए आपको तो हमारे कोर्स में मिल जाएगा। सिर्फ नोट चाहिए, पीडीएफ नोट, तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो भी आप हमारे कोर्स से परचेस कर सकते हैं, क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप का लिंक है, वहां से ऐप पर डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी परीक्षा की तैयारी 100% कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।